हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वीरेंद्र। और हमने पिछले लेक्चर में जो अजमेर के चौहान वंश था उससे संबंधित जो हैं फैक्ट्स और एग्ज़ाम में आने वाले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उनके ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में। ये एक छोटा सा ही मतलब इसकी जो जानकारी, जो हमको तथ्य प्राप्त करना है, जिनसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं लेकिन जो भी पूछे जाते हैं वो मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत कर देता हूँ। तो अजमेर का रणथंभौर का चौहान वंश, तो भाई देखो, इसकी स्थापना हमने पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, गोविंद राज चौहान ने की थी। ठीक है। और शुरू में दिल्ली का करदाता राज्य बन गया था। कैसे? आप तो पिछली लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये गोविंद राज पहले ही अजमेर का सामंत बनने के लिए तैयार था। तो इसको तो बनना ही सामंत था, यानी कि टैक्स देना था किसी और को। तो फिर ये दिल्ली का करदाता राज्य बन गया कि भाई आप हम पे अटैक मत करना, हम आपको जो भी आप कहेंगे कि आपको जो टैक्स देना है वो हम आपको दे देंगे। ठीक है। 1982 से 1301 तक ये चलता रहा। फिर हमीरदेव चौहान एक बहादुर शासक हुआ। ठीक है। एक जो कि हम टैक्स नहीं देंगे, उसने कहा कि मैं नहीं दूंगा टैक्स, हम बहादुर हैं और हम या टैक्स नहीं देंगे, हम लड़ेंगे। ठीक है। तो ये एक ही मतलब जो था, बहुत ही बहादुर जो है शासक हुआ था। ठीक है। हमीरदेव चौहान बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हो जाता है रणथंभौर के चौहान वंश के अंदर। तो जानकारी के स्रोत हमें हमेशा से ही रटने होंगे। हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी, हमीर रासो जोधराज, हमीर हट चंद्रशेखर, सर्जन चरित्र चंद्रशेखर, हमीरायण व्यास बड़ाव, श्रृंगारहार हमीर चौहान, रूप चरित्र काव्य विद्यापति, राजा हमीर देव भट्ट खेमा और खजाइनुल फुतूह अमीर खुसरो। ठीक है। ये सारी के सारी जो ये बुक्स और इनके लेखकों के नाम हैं, या इन ग्रंथों के नाम और इनके लेखकों के नाम आपको रटने हैं। ठीक है। क्योंकि जिसमें से देखो, ये व्यास बढ़ाओ वाला क्वेश्चन हो गया, ये बहुत बार मैंने देखा है आते हुए। ठीक है। एक सर्जन चरित्र वाला क्वेश्चन, हमीर महाकाव्य हमीर रासो, मतलब ये वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक तो आप हमीर आयन को अच्छे से याद रखना कि व्यास बढ़ाओ ने इसने, और श्रृंगारहार क्योंकि खुद हमीर चौहान ने इसको लिखा था इसलिए। ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको याद करने होंगे, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। हमीर बनाम जलालुद्दीन। तो दोस्तों, जब हमीर का राज था रणथंभौर के ऊपर, उस समय दिल्ली में जो शासक था वो जलालुद्दीन खिलजी था, जो अलाउद्दीन का प्रेसिडेंट था, मतलब अलाउद्दीन से पहले वाला जो शासक था वो था। तो 1291 में जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। हमीर का सेनापति गुरुदास इसमें मारा गया था। ठीक है। लेकिन जलालुद्दीन फेल हो गया था। फिर 1292 में फिर से आक्रमण किया और घेरा डाल लिया, और घेरा डालने के बाद भी उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो उसके सैनिक मरने लगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट और एक स्टेटमेंट उसने दिया था कि इस एक मुसलमान के बाल की कीमत ऐसे हज़ारों किलो से अधिक है। ठीक है। ये स्टेटमेंट बहुत सारी एग्ज़ाम से पूछा गया है कि ये किसने दिया था स्टेटमेंट, या ये वाक्य किसने बोला था, ये वाक्य किसके हैं, ये वो शब्द किसके हैं। तो ये जलालुद्दीन खिलजी के हैं। ठीक है। तो ये कहा जा सकता है कि जलालुद्दीन खिलजी फेल हो गया था रणथंभौर के सामने। ठीक है। अब बात आती है हमीर बनाम अलाउद्दीन खिलजी की। तो एक्चुअली में उसके बाद काफ़ी दिनों तक कुछ नहीं, 1292 के बाद 1301 तक, यानी 1301 के आसपास तक कोई भी उनके बीच में कुछ हुआ नहीं, ना तो युद्ध हुआ ना कुछ हुआ। फिर क्या हुआ कि ये अलाउद्दीन है, यहाँ पे जलालुद्दीन का नाम आ गया, जलालुद्दीन नहीं, ये अलाउद्दीन है। तो अलाउद्दीन के जो दो विद्रोही सेनापति थे, महमद शाह और मोहम्मद शाह, ठीक है, ये दोनों के दोनों भागकर आ गए थे हमीर देव के पास। अतिथि देवो भव हो गया फिर। ठीक है। उसने कहा कि ठीक है, हम आपकी रक्षा करेंगे। और वैसे भी अलाउद्दीन के पास तो रणथंभौर पर आक्रमण करने के वैसे ही बहुत सारे वो थे,
कारण थे, तो इसमें एक कारण और जुड़ गया। उसमें से पहले जो कारण थे वो भी देख लो कि दिल्ली सल्तनत को कर नहीं देता था ये, ठीक है। सामरिक महत्व रणथंभौर का, दुर्ग का, ठीक है। सारे दुर्ग सामरिक महत्व की से जो इम्पोर्टेंट जगह थी वहीं बने हुए थे। तो कोई भी दुर्ग का के ऊपर अटैक होता है तो उसका जो सबसे जो प्राथमिक कारण होता है वो यही होता है कि सामरिक दृष्टि से उस पूरे क्षेत्र के ऊपर किस तरह से राज किया जाए। अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति, वो पूरे विश्व का राजा बनना चाहता था, देखी जाए तो। आगे बढ़ते हैं, फिर होते हैं युद्ध, ठीक है दोस्तों। 1299 में होता है हिंदू वात घाटी का युद्ध। नुसरत खां व उल्गू खां जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे और भीम सिंह व धर्म सिंह अपने हमीर देव चौहान के सेनापति थे। हमीर इसमें विजयी रहा, ठीक है। ये एकमात्र विजय थी हमीर की अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ। 1301 में हुए युद्ध, अब दूसरा युद्ध हुआ जो 1301 में हुआ था, और इसका आंखों देखा हाल खजाइनुल फतूह में अमीर खुसरो ने लिखा है, ठीक है। हमीर के सेनापति जो थे रणमर और रतीपाल, इन्होंने विश्वासघात किया था। देखिए, भारत के इतिहास में हमेशा से ही जो विश्वासघात है वो एक हमेशा युद्ध जब होता है तो एक विश्वासघात शब्द हमेशा देखने को मिलता है, चाहे किसी ने भी किया हो। जैसे जयचंद ने किया था विश्वासघात, जैसे रणवल रतीपाल ने विश्वासघात किया था। इसी प्रकार बहुत सारे आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे भारतीय इतिहास में। जैसे आधुनिक काल में अंग्रेज़ों से जब युद्ध हुआ था बंगाल में, कौन सा युद्ध था वो, सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज, उसमें भी यहाँ के जो इम्पोर्टेंट जो लोग थे, सेनापति थे, उन्होंने मीर जाफ़र वगैरह ने विश्वासघात किया था। तो विश्वासघात हमेशा से ही होता रहा है। तो इस वजह से हमीर हारा नहीं, अब केसरिया और जौहर जिसे साका बोलते हैं, दोनों मिला के इसका कॉन्सेप्ट भी अब आपको देखने को मिलेगा। हमीर का केसरिया हुआ और रानी जो रंग देवी थी उसका जौहर हुआ। यह जल जौहर के नाम से जाना जाता है। जल जौहर से मतलब है कि जो रानियाँ थी वो जली नहीं, इसमें मतलब उन्होंने अपनी अग्नि में आहुति नहीं दी, उन्होंने जल में अपनी आहुति दी, ठीक है। ये रणथंभौर का प्रथम शाखा कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये हो गया अपना रणथंभौर का चौहान वंश और उससे जुड़ी हुई प्रमुख तथ्य जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए, मैं हमेशा आपको जो एम्फेसिस जो है मैं जोर दे रहा हूँ एग्ज़ाम पे पूछे जाने वाली चीज़ों के ऊपर। तो चाहे किसने राजस्थान जी के पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, वो अगर इनको पढ़ के जाएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको एक अच्छा खासा जो अमाउंट है क्वेश्चंस का वो इसमें से आपको मिलेगा। क्योंकि ये मेरे द्वारा बहुत ही मतलब यूँ समझो कि छलनी में छान के जो एक जो है कि नोट्स बनाए ना, उस तरह से बनाया मैंने, बहुत मेहनत की इनको बनाने में। धन्यवाद।